किसी भी विषय को लिखने के क्रम में हमें बार बार विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है और इन चिन्हों का उपयोग हम किस प्रकार किस विधि से और कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, हमें इसके बारे में विधिवत जानकारी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सारे शब्द चाहे बीच में वाक्य क्यों नहीं पूरे होते हों, सब एक ही जैसे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं विराम चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए विराम चिन्ह। अब ये विराम चिन्ह होता क्या है भाई, तो इसके बारे में हमें जानना सबसे ज़रूरी है। विराम चिन्ह कहता है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने, अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ाने में ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब आप सब ध्यान से देखें, कहता है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ाने में ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये विराम चिन्ह, मुख्य विराम चिन्ह, इन चिन्हों का उपयोग हम आपको नीचे बता रहे हैं। पहले ये आप जानिए कि ये चिन्ह हैं क्या। तो कहता है कि मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार हैं। मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार हैं। तो आइए हम इसे मिटाते हैं और आप लोगों को इन चिन्हों को
क्या कहते हैं इसके बारे में बताते हैं, और साथ में वे चिन्ह होते कैसे हैं ये भी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। सबसे पहला अल्प विराम। अल्प विराम। नंबर 2 अर्ध विराम। अर्ध विराम। नंबर 3 पूर्ण विराम। नंबर 4 प्रश्न चिन्ह। नंबर 5 विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। नंबर 6 निर्देशक। नंबर 7 कोष्ठक। नंबर 8 अवतरण चिन्ह। नौ नंबर त्रुटि पूरक या हंसपद। ये हमारे 9 जो है विराम चिन्ह हुए। इसके अलावे भी 2-4 और होते हैं, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। अब है कि ये चिन्ह जो होते हैं वो चिन्ह होते कैसे हैं, उन चिन्हों के बारे में जानना जरूरी है। तो ये हुआ हमारा अल्प विराम। दूसरा हमारा हुआ अर्ध विराम। तीसरा हमारा हुआ पूर्ण विराम। चौथा हमारा हुआ प्रश्न चिन्ह। पांचवा हमारा हुआ विस्मयादिबोधक। छठा है निर्देशक। सातवां हमारा है कोष्ठक। आठवां हमारा है अवतरण चिन्ह। और नौवां हमारा है त्रुटिपूरक या हंसपद। ये हमारे चिन्ह हुए, विराम चिन्ह। तो आइए हम इसे मिटाते हैं, फिर इसके आगे आप लोगों को बताते हैं और क्या होता है। कहता है इनमें से पूर्ण विराम। इनमें से पूर्ण विराम हिंदी का है, शेष सभी अंग्रेजी के हैं। शेष सभी अंग्रेजी के हैं। इस बात को भी आपने जाना
कि केवल पूर्ण विराम जो है वह हिंदी से संबंधित है, बाकी जितने भी विराम के बारे में आपने पढ़ा वे सभी किस भाषा से हैं, तो अंग्रेजी से हैं। अब कहता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग, इन चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कैसे करते हैं इसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। अभी जो हमने पढ़ा कि इतने विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन इन चिन्हों का प्रयोग होता कैसे है। तो इसके लिए जानिए विराम चिन्हों का प्रयोग। सबसे पहले अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों में किया जाता है। नंबर को जहाँ थोड़ी देर रुकना हो। ख जहाँ और तथा या समुच्चय बोधक शब्दों का समुच्चय बोधक शब्दों का मध्यांतर हो, जैसे राम, श्याम, माधव और हरि आ रहे हैं। ग नंबर कई समानाधिकरण शब्दों के बीच जैसे वीर धीर गंभीर, वीर धीर गंभीर, शिवाजी ने भारत के लिए क्या न किया। घ यदि उद्देश्य का विस्तार
यदि उद्देश्य का विस्तार बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो और वह अप्रत्यय हो, तो उसके पश्चात आइए हम मिटाते हैं इसे। नीचे जगह का अभाव है। इसके बाद क्योंकि लेकिन जो तो, क्योंकि लेकिन जो तो इत्यादि समुच्चय बोधक क्योंकि लेकिन जो तो इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों के पहले यदि शब्दों के पहले यदि उनके साथ रहने वाले क्योंकि लेकिन जो तो इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों के पहले यदि उनके साथ रहने वाले वाक्य का कर्ता पहले ही वाक्य में हो, पहले ही वाक्य में हो। 6 नंबर है संबोधन कारक की संज्ञा, संबोधन कारक की संज्ञा, संबोधन कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के बाद और संबोधन शब्दों के बाद ज नंबर हमारा है उदाहरण में जैसे, उदाहरण में जैसे यथा आदि शब्दों के बाद
नंबर 2 अर्धविराम, अर्धविराम नीचे लिखी अवस्थाओं में आता है। आता है। क जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अल्प विराम की अपेक्षा जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर ठहरने की आवश्यकता हो। तो आइए हम इसे बिठाते हैं। अब नंबर हमारा हो जाएगा ख। ख कहता है जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में ख नंबर हमारा कहता है जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता तो वे अर्धविराम के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो वे अर्धविराम के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। अब हमारा नंबर हो जाएगा ग। इसमें कहता है उन कई पूर्ण वाक्यों के बीच जिनके अंतिम वाक्य के पहले और तथा आदि और
तथा आदि समुच्चय बोधक रहते हैं। समुच्चय बोधक रहते हैं। उन कई पूर्ण वाक्यों के बीच जिनके अंतिम वाक्य के पहले और तथा आदि समुच्चय बोधक रहते हैं। घ नंबर उदाहरण सूचक जैसे उदाहरण सूचक जैसे आदि शब्दों के पहले आदि शब्दों के पहले। ठीक है, तो आइए हम इसे मिटाते हैं। तीसरा हमारा होगा पूर्ण विराम का प्रयोग। पूर्ण विराम का प्रयोग। क नंबर जहाँ एक वाक्य समाप्त होता हो। ख नंबर कभी कभी और परंतु अथवा। कभी कभी और परंतु अथवा इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक। इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों के पहले यदि पहले के वाक्य का पहले यदि पहले के वाक्य का अर्थ पूर्ण हो गया हो। अब हमारा 4 नंबर ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये कहता है जहाँ एक वाक्य समाप्त होकर एक वाक्य
समाप्त होकर प्रश्न का भाव प्रकट करता है। प्रश्न का भाव प्रकट करता है। जहाँ एक वाक्य समाप्त होकर प्रश्न का भाव प्रकट करता है, वहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, अब आइए, अब हमारा 5 नंबर, इसे मिटाने के बाद पाँच नंबर हमारा है आश्चर्य चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक और भय, इन बातों को आप समझ रहे हैं। विस्मय मतलब अचंभित करने वाला, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख और भय मतलब डरना। आदि भावों को व्यक्त करने के लिए आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय, हर्ष, शोक और भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आ गया हमारा 6 नंबर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये कहता है समानाधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच समानाधिकरण वाक्य या वाक्यांशों के बीच वाक्यों या वाक्यांशों, कहने का मतलब कि वाक्य के अंशों, वाक्यांशों के बीच कथोपकथन में किसी के नाम और उसके कथन, किसी के नाम और उसके कथन
समानाधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच कथोपकथन में किसी के नाम और उसके कथन के बीच तथा कोई उदाहरण के बीच तथा कोई उदाहरण देने के बाद लेखक के नाम के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक हिंदी में इस चिन्ह आधुनिक हिंदी में इस चिन्ह की जगह कॉलन भी प्रयुक्त होता है। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण मेरा सहोदर भाई है। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण मेरा सहोदर भाई है। अब हम इसे मिटाएंगे। और 6 नंबर हमारा होगा कोष्ठक चिन्ह। क नंबर हमारा किसी शब्द या वाक्यांश के बाद किसी शब्द या वाक्यांश के बाद किसी शब्द या वाक्यांश के बाद उसका समानार्थी शब्द समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। यह बात आप जैसे आप पढ़ते हैं पर्यायवाची, तो या पर्यायवाची कहिए या समानार्थी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो समानार्थी का मतलब क्या हुआ? समान अर्थ देने वाला या वाक्यांश देने के लिए वाक्यांश
देने के लिए। नंबर ख, मूल वाक्य के अर्थ में मूल वाक्य के अर्थ में मूल वाक्य के अर्थ में स्पष्टता या विशेषता आ जाए। विशेषता आ जाए, जैसे राम की पत्नी मर गई, राम की पत्नी मर गई, राम की पत्नी मर गई, इसका मतलब वह यह चाहता भी था। अब नंबर हमारा हो जाएगा 8 या 7। निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। 6 नंबर है कि 7 नंबर है भाई? 7 नंबर होगा। नंबर 8, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह किसी के कथन को उद्धृत, किसी के कथन को उद्धृत करने या अवतरण देने के लिए आइए हम इसे मिटाते हैं। तो पहले इसका जैसे भी नोट कर लीजिए। जैसे श्याम ने कहा, श्याम ने कहा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आऊँगा। जैसे नोट कर लीजिए, श्याम ने कहा मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आऊँगा। आइए तो हम इसे मिटाते हैं। अब हमारा अंतिम 9 नंबर त्रुटि पूरक या हंसपद। लिखते समय जब कुछ छूट जाता है
लिखते समय जब कुछ छूट जाता है तब त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कुछ खाकर ही निकलेगा, यहाँ जैसे मान लिए छूट गया घर से, तो यहाँ हम इसे ऐसे चिन्ह से नोट करेंगे। जो हमारा त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह है वह कुछ खाकर घर से ही निकलेगा। आधुनिक समय में कई अन्य विराम चिन्हों का प्रयोग आधुनिक समय में कई अन्य विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है। जैसे कॉलन या उपविराम, दूसरा योजक चिन्ह, तीसरा विवरण चिन्ह, चौथा लाघव चिन्ह, और पांचवा तारक चिन्ह। तो आप लोगों ने देखा कि आधुनिक समय में कई अन्य विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है। उस 9 के बाद जैसे कॉलन या उपविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और तारक चिन्ह।